वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। जी तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? रियल नंबर्स को। रियल नंबर्स क्या हैं? तमाम रैशनल और तमाम इररेशनल नंबर्स का यूनियन। जबकि रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। रियल नंबर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो जी, आज हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज का आगाज करना है। प्रॉपर्टी से पहले हमें सबसे पहले कुछ सिंबल्स को पढ़ना है, जिन सिंबल्स का हम मैथमेटिक्स में बहुत यूज करते हैं। इन सिंबल्स का यूज हम क्यों करते हैं मैथमेटिक्स में? ताकि हमें लेंथी इन वर्ड्स जो स्टेटमेंट्स हैं वो लिखनी ना पड़े। ठीक है जी, हम इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके अपने लेंथी स्टेटमेंट को श्रिंक कर दें। ठीक है जी। सम यूजफुल सिंबल्स हमारे पास, और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता जरूरत पड़ने पर स्टडी कर लेंगे। फिलहाल सबसेट का सिंबल है जी एक, ये सिंबल है जी, इसका मतलब सबसेट का होता है। मतलब अगर आपके पास दो सेट्स हैं, फर्ज कर लें सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और सेट बी है इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड से 5। अब गौर करें कि इस सेट में जो भी एलिमेंट है वो तमाम के तमाम इस सेट में मौजूद है। इसमें 1 है तो इधर भी है 1, इसमें 2 है वो इधर भी है, इसमें 3 है वो इधर भी है। इस सेट के तमाम एलिमेंट्स इस सेट में शामिल है। जबकि इस सेट में दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस सेट में नहीं शामिल। अब ये दो एलिमेंट्स चाहे इस सेट में होते चाहे ना होते, ठीक है जी, ये हैं तब भी इट्स ओके, ये नहीं होते तब भी इट्स ओके। फर्ज करो अगर ये ना भी होते तब भी देखिए इस सेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद है। जो इधर शामिल है वो इधर शामिल है। जब कभी भी दो सेट्स हों आपके पास, एक ए और एक बी, सेट ए के अंदर आप नोट करेंगे जो जो एलिमेंट मौजूद है वो सेट बी में मौजूद है, तो हम कहते हैं ए बी का सबसेट है। और हम ऐसे लिखते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी, और कहते हैं कि जो बी है वो ए का सुपरसेट है। जी, ए बी का सबसेट या बी ए का सुपरसेट, बात दरअसल एक ही होती है। बिलोंग्स टू मेंबर ऑफ किसी सेट का एलिमेंट या रुकन होना। यही एक सेट लेते हैं ए, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, 1 इसमें शामिल है, यस 1 इस सेट के अंदर शामिल है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। 2 इसमें शामिल है जी, यस, तो 2 इज अ मेंबर ऑफ ए, हम ऐसे लिखते हैं। देखिए ना कितनी लंबी स्टेटमेंट है, 2 इज अ मेंबर ऑफ ए या 2 बिलोंग्स टू ए। इस बात को लिखना था इन वर्ड्स लिख तो सकते थे, लेकिन लेंथी स्टेटमेंट थी। हमने इन सिंबल्स का यूज करके उसी बात को आसानी से एक लफ्ज में लिख दिया। ठीक है जी। 3 भी सेट में शामिल है, तो 3 बिलोंग्स टू ए लिखा जा सकता है। ये 4 इस सेट के अंदर शामिल है? नहीं, 4 इस सेट के अंदर शामिल नहीं है। तो अगर मैं लिख दूंगा 4 बिलोंग्स टू ए, तो बात गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि 4 इस सेट के अंदर शामिल है ही नहीं, तो ये बात गलत है। 4 इस सेट का मेंबर नहीं है, तो मैं इस बात को कैसे लिखूंगा? डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी बिलोंग्स टू का साइन लगाकर उसको यूं तिरछी लाइन लगाकर काट दूंगा। इसका मतलब हुआ करेगा 4 इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए, 4 सेट ए के अंदर शामिल नहीं है जी। बहुत ज्यादा यूज होता है ये सिंबल। ठीक है जी। अभी हम जब प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे इन सिंबल्स को बहुत ज्यादा यूज करेंगे, स्पेशली जो नेक्स्ट 2 सिंबल्स आ रहे हैं इनका तो बहुत ही ज्यादा यूज है। ठीक है जी। इन सिंबल्स को क्यों यूज करना है वो मैं आपको बता चुका हूं कि हम अपनी इन वर्ड्स जो स्टेटमेंट लिखी हुई होगी, बहुत लेंथी स्टेटमेंट को हम बहुत ही छोटा करके लिख सकते हैं जी। नेक्स्ट है जी फॉर ऑल, उल्टा ए लिखा होता है आपने यूं, जैसे ये लिखा होगा, इसको उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा। अब ये एक सिंबल है जिसका मतलब क्या होता है बोला? फॉर ऑल। क्या मतलब होता है? फॉर ऑल। अब इस बात को समझाने के लिए कि कहां पर इस तरह के सिंबल यूज होते हैं मैं आपको अभी बताता हूं जी। मैं एक सेट लेता हूं ए जिसके अंदर वही एलिमेंट्स हैं जी 1 2 3। क्या ख्याल है मैं अगर एक स्टेटमेंट लिखूं कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज लेस देन 5,
तो ये बात गलत होगी या ठीक होगी? मैं दोबारा बोल रहा हूं, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज लेस देन 5। ये बात मैंने गलत की है या सही की है? क्या इस सेट में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं 5 से छोटे हैं? हैं भाई, 5 से छोटे हैं। इसके अंदर 1 है वो 5 से छोटा है, इसके अंदर 2 है वो 5 से छोटा है, इसके अंदर 3 है वो 5 से छोटा है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 5 से छोटा ना हो। सेट के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स 5 से छोटे ही हैं। ठीक है जी। तो इस बात को मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? हम इस सिंबल का यूज करके लिख सकते हैं। कैसे? मैं लिख दूंगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x इज लेस देन 5। ठीक है जी। इसी बात को अगर मैं इन वर्ड्स लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा? ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज लेस देन 5। सेट A में मौजूद तमाम एलिमेंट्स 5 से छोटे। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया? मैंने एक अननोन या वेरिएबल का इस्तेमाल किया और मैंने कह दिया अगर x A का एलिमेंट है, फॉर ऑल मतलब कोई भी एलिमेंट अगर सेट A का, सेट A के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 5 से छोटे हैं, तो अगर x की जगह 1 आएगा तो 1 लेस देन 5 हो जाएगा। अगर x की जगह 2 आएगा तो 2 लेस देन 5 होगा। अगर x की जगह 3 आ जाएगा तो 3 लेस देन 5 हो जाएगा। पर अब x की जगह 1 2 3 इनके अलावा कोई और एलिमेंट आ नहीं सकता, क्योंकि इस सेट के अंदर 1 2 3 बस यही वाले एलिमेंट्स। ठीक है जी। तो इस्तेमाल जानना सीखिए, ये सिंबल कहां पर यूज होता है। नेक्स्ट, उल्टा ई। उल्टा ई मतलब हमने ई लिखकर उसको उल्टा दिया है, उसका ऑर्डर चेंज कर दिया। तो ई का सिंबल ये होता है, इसको उल्टा के यू लिख दो। इसका इस सिंबल का मतलब क्या होता है? देयर एग्जिस्ट। क्या मतलब होता है जी? देयर एग्जिस्ट। अब देयर एग्जिस्ट में और फॉर ऑल में क्या फर्क है? जैसे यही एक सेट है, सेट ए है हमारे पास, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। ओके, अब मेरी स्टेटमेंट पर गौर कीजिएगा। मैं बोलने के जा रहा हूं, मैं ये बोलने जा रहा हूं एक सेट का एलिमेंट ऐसा है, सेट ए का, जो 1.9 से छोटा है, जो 1.9 से छोटा है। देखिए ये बात मेरी कहना ठीक होगी या गलत होगी? पहले मैं इस बात को लिखता हूं। There exists some element of A which is less than 1.9। तो मैंने कहा क्या, इस बात पर गौर कीजिएगा। सेट ए के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है, एक जरूरी नहीं एक है। देयर एग्जिस्ट का मतलब, ठीक है जी, वो जरूरी नहीं है कि कोई एक एलिमेंट हो, कोई एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट ऑफ ए व्हिच इज लेस देन 1.9। इस सेट के अंदर 3 शामिल है। 3 1.9 से छोटा नहीं है, तो जो एलिमेंट 3 है वो इस बात को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये कि मैं जिस एलिमेंट की बात कर रहा हूं वो 3 नहीं है। कोई सेट के अंदर एक एलिमेंट होना चाहिए जो इस बात को सेटिस्फाई कर रहा हो। 2 को देखते हैं, 2 भी 1.9 से छोटा नहीं है, तो मतलब मैं यहां पर 2 के लिए भी बात नहीं कर रहा। ये एलिमेंट है 1, मैं 1 के लिए बात कर रहा हूं। 1 इज लेस देन 1.9, ये बात ठीक है। किसी एक एलिमेंट के लिए ये बात ठीक है, गलत नहीं है। ठीक है जी। तो मैं अगर यूं लिख दूं, देयर एग्जिस्ट सम x belongs to A such that x is less than 1.9। तो मैंने इसी बात को इस तरीके से लिखा। ठीक है जी। इस्तेमाल जानना सीखिए। अब अगर देखें, मैं 1.9 की जगह मैं लिख दूंगा 2.3, तो क्या, तो भी मैंने आवाज गलत नहीं लिखी हुई, तो भी ठीक है। लिखा ये हुआ है कि सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे मिलते हैं, देयर एग्जिस्ट कुछ एलिमेंट्स ऐसे मिलते हैं
जो 2.3 से छोटे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही एलिमेंट होना चाहिए, वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मसलन 1 इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 छोटा है 2.3 से, 2 भी छोटा है 2.3 से, 3 छोटा नहीं है 2.3 से। तो हम इस वक्त दो एलिमेंट सेट के ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो याद रखिए जब हमने लिखा होगा देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब ये कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं सेट के अंदर, ठीक है जी, जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब वो कुछ एलिमेंट्स कितने हैं? कम से कम एक लाजमी होना चाहिए, कम से कम एक लाजमी होना चाहिए। हो सकता है सेट के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स इस बात को सेटिस्फाई कर दें, ठीक है। यानी मैं ये भी लिख सकता हूं देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट्स ऑफ ए व्हिच इज लेस देन 3.1। तो अब कौन सा एलिमेंट होगा? अब 1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, 3 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, सारे कर सकते हैं। यानी इस वक्त 3.1 के लिए मैं देयर एग्जिस्ट लिख दूं या फॉर ऑल लिख दूं, बात एक ही। फॉर ऑल का मतलब क्लियर कट होगा कि तमाम एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए, ठीक है जी। यानी अगर मैं यहां पर 5 की बजाय, यहां पर अगर मैं 5 की बजाय 2.3 यूज करूंगा तो फिर ये बात गलत होगी। क्यों गलत होगी? मैंने कहा है फॉर ऑल तमाम वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब 5 की जगह 2.3 है अगर, तो 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, 2 करेगा लेकिन 3 नहीं करेगा, तो फिर फॉर ऑल के लिए बात गलत होगी। जहां पर आपने फॉर ऑल का वर्ड यूज कर दिया इसका मतलब आप तमाम एलिमेंट्स के लिए बात कर रहे हो। जहां पर देयर एग्जिस्ट का मतलब है, मतलब आप कुछ एलिमेंट्स के लिए बात कर रहे हो, और वो कुछ एलिमेंट्स कितने हैं? वो कितने हो सकते हैं? वो एक भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो हो सकता है सेट के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स के लिए वो बात ठीक हो, लेकिन एक कम से कम एक के लिए ठीक होनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल, आपको बात समझ आ गई कि देयर एग्जिस्ट का इस्तेमाल हमने कहां करना है, फॉर ऑल का इस्तेमाल कहां करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी ये सिंबल। अब ये कौन सा सिंबल है जी? पहले तो मैं आपको इस सिंबल के बारे में बताऊं। मैंने ये जो एरोस यूज किए हुए हैं ना, ये इंडिकेटर्स यूज कर रहा हूं कि मैं इस सिंबल की बात कर रहा हूं या इस सिंबल की बात कर रहा हूं। और इस सिंबल का जो मतलब है ना, नेक्स्ट चैप्टर, कंफ्यूज ना होइएगा प्लीज, सेकंड चैप्टर जब पढ़ेंगे तो जो मतलब मैं इस सिंबल का बता रहा हूं उसके लिए हमने ये वाला सिंबल यूज किया होगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं, कॉमनली जो हम सिंबल यूज करते हैं वो यही होता है, ठीक है। लॉजिक्स में हम जो सिंबल इस मीनिंग का जो सिंबल होगा वो हम ये वाला यूज किया करेंगे, ठीक है जी। मैं आपको पहले बता दूं एडवांस में। तो इस सिंबल का मतलब है इंप्लाइज दैट। अब इंप्लाइज दैट का मतलब क्या होगा बोलो? नतीजतन। क्या मतलब होगा? नतीजतन। यानी अगर आपको एक कंडीशन गिवन है तो उस कंडीशन की मदद से आप अगर कोई नई कंडीशन ड्राइव कर लेते हैं तो वो जो नई कंडीशन बनी है वो किसके नतीजतन बनी है? डेफिनेटली उसी के नतीजतन बनी है जो आपको गिवन है। तो अगर आपको एक कंडीशन गिवन है, उसका इस्तेमाल करके आप एक नई कंडीशन बना सकते हैं, तो उन दोनों के दरमियान में क्या यूज करेंगे? इंप्लीकेशन का साइन। लेकिन ख्याल कीजिएगा जो कंडीशन आपको गिवन होगी वो पहले लिखनी है, फिर इंप्लीकेशन का साइन, और जो कंडीशन आपने बना ली है वो बाद में लिखनी है। जो कंडीशन आपने तैयार की है, नतीजतन तैयार की है, वो एरो की तरफ होगी। मसलन मैं कहता हूं, एग्जांपल देखते हैं, मैं कहता हूं इफ 1 लेस देन 2, भाई 1 2 से छोटा है, ये बात आप जानते हैं। देन अब 1 अगर 2 से छोटा है तो आप दोनों तरफ 3 ऐड कर लें, दोनों तरफ 3 ऐड किया जा सकता है। इधर 3 ऐड किया तो क्या बन जाएगा, और इधर 3 ऐड किया तो क्या बन जाएगा? तो 1 + 3 4 और 2 + 3 5 जी। 4 भी 5 से छोटा है। तो अगर आपको ये गिवन है तो इसका इस्तेमाल करके आप ये प्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी। ये गिवन है तो ये प्रूव की जा सकती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि 1 2 से छोटा है इंप्लाइज 4 इज लेस देन 5। तो एक चीज आती है जो गिवन है, अब उसका इस्तेमाल करके आप अगर कोई दूसरा रिजल्ट आप प्रूव कर लेते हैं तो उनके दरमियान में हम क्या यूज करते हैं? इंप्लीकेशन का साइन यूज करते हैं। और एरो उस तरफ होता है जो नतीजतन आपने ड्राइव की होती है कंडीशन। ठीक हो गया जी। इसके अलावा हम कुछ मजीद भी एग्जांपल्स देख सकते हैं।
जी मसलन मैं कहता हूं x अगर 5 के बराबर है तो फिर x का स्क्वायर किसके बराबर होगा? जो नंबर 5 के बराबर है उस नंबर का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 5 का स्क्वायर 25 होता है, हम जानते हैं। तो अगर x 5 के बराबर है तो ये बात ड्राइव की जा सकती है कि x स्क्वायर 25 के बराबर होगा। लेकिन अगर ये बात आपको नहीं गिवन है तो फिर आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये गिवन है तो ये प्रूफ किया जा सकता है, अब ये गिवन था तो ये प्रूफ किया जा सकता है, तो इनके दरमियान में हम एरो का साइन यूज करेंगे। ठीक हो गया जी। लेकिन क्या ख्याल है, आप उल्टा यूज कर सकते हैं, ये गिवन तो ये प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन अगर ये गिवन हो और आप ये प्रूव करें तो आपने इक्वेशंस को सॉल्व किया होगा। x स्क्वायर अगर 25 के बराबर है तो आप जानते हैं, तो फिर x बराबर होगा प्लस माइनस 5 के। तो x 5 के बराबर भी हो सकता है, x माइनस 5 के बराबर भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। दोनों नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन कौन सा होगा ये तो नहीं कुछ कहा जा सकता। दोनों में से कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो अगर मैं कह दूं कि x स्क्वायर अगर 25 के बराबर है इंप्लाइज, और मैं ये रिजल्ट बना लूं कि x -5, तो क्या ख्याल है, ये ठीक होगी बात? जी कुछ हद तक तो ठीक होगी, लेकिन मुकम्मल ठीक नहीं होगी। और मैथमेटिक्स में जो बात मुकम्मल ठीक नहीं होती वो ठीक नहीं होती, मैं ये बताना चाहूंगा। ठीक है जी। लिहाजा अगर x को 25 के बराबर है तो x -5 के बराबर भी हो सकता है, x +5 के बराबर भी हो सकता है। तो आप बस जिद है कि x -5 ही है, तो ये बात आप गलत कह रहे हैं, आप इस बात पे जिद नहीं लगा सकते। ठीक है जी। x +5 भी हो सकता था, तो आप मुकम्मल तौर पर ये बात ठीक नहीं। ठीक है जी। तो सिंबल को काट देंगे, मतलब इससे ये नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। तो ये इंप्लीकेशन का वर्ड कहां पर यूज करते हैं? अगर आपको एक कंडीशन गिवन है तो उसकी मदद से आप नतीजतन कोई नई कंडीशन बना रहे हैं तो इंप्लीकेशन का यूज होता है साइन, और जो कंडीशन आपने खुद बनाई होती है वो एरो के साइन की तरफ होती है। ठीक हो गया जी। तो इस्तेमाल जानना सीखिए कि ये जो सिंबल्स हैं ये कहां पर यूज हो सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जी टॉपिक है जी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है। जी हाँ, वही रियल नंबर्स जो रैशनल और इरैशनल नंबर्स का यूनियन है। ठीक है जी। वो तमाम नंबर्स जो जिनकी अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को देखें तो टर्मिनेटिंग टाइप के हों, ठीक है जी, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप के हों, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप के हों, ये तमाम तर नंबर्स रियल नंबर्स। ठीक है जी। इनमें से कुछ रैशनल है और कुछ इरैशनल है, लेकिन अल्टीमेटली ये सारे क्या हैं? रियल नंबर्स। तो सबसे पहले जी हमने पढ़ने हैं जी एडिशन लॉज। अच्छा, मैं दो बातें यहाँ पर बताता चलूं आपको। इन प्रॉपर्टीज से पहले इसी पेज पर आपको अपनी बुक के ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा जी बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है जी, हम इसी चैप्टर में पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम बाइनरी ऑपरेशन को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो ख्याल कीजिएगा कि जो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है हम इसको चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इस बाइनरी ऑपरेशन को नहीं पढ़ेंगे। तो हमारे पास है जी एडिशन लॉज। दूसरी बात जो मैंने आपको बतानी थी वो ये है कि ऊपर हमने लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, नीचे हमने लिख दिया हुआ लॉज। अब ज़हन में ये क्वेश्चन पैदा होता है कि ये प्रॉपर्टीज और लॉज ये एक ही बात है या अलग-अलग बात है, इनका क्या मतलब है? देखिए जी, तीन तरह की चीजें होती हैं, एक्सियम्स, लॉज और प्रॉपर्टीज। एक्सियम्स और प्रॉपर्टीज में बहुत फर्क है, क्लियर कट फर्क है। एक्सियम का जो वर्ड होता है हम यूज करते हैं वहां पर जहां पर हमने किसी स्टेटमेंट को प्रूव नहीं किया होता, किसी स्टेटमेंट को अज्यूम किया होता है, सपोज किया होता है कि ये ट्रू है। ठीक है जी। ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हमने अज्यूम किया होता है कि ये ट्रू है। खास तौर पर जब हम कोई डेफिनेशन बनाते हैं तो डेफिनेशन के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि ये डेफिनेशन तब होल्ड करे कि अगर ऐसा हो, तो वो जो कंडीशंस होती हैं डेफिनेशन की वो ज्यादातर एक्सियम्स होती हैं। ठीक है जी। तो एक्सियम्स वो चीजें होती हैं जिनको हमने प्रूव नहीं करना होता, जो प्रूव किए भी नहीं जा सकते। ठीक है जी। जिनको हमने अज्यूम किया होता है, अब जिनकी मदद से हम नए से नए रिजल्ट प्रूव करेंगे इनको यूज करके, लेकिन इनका प्रूव नहीं होता। दीज आर द एक्सियम्स। ठीक हो गया जी। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है मतलब जो एक्सियम से ड्राइव की जा सकती है। और लॉज को मैं सिंपली यही कहूंगा कि लॉज क्या होते हैं मतलब
वो एग्जिम्स भी हो सकते हैं, वो प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल हमने यहाँ पर लॉ की बात की है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। लेकिन ये एग्जिम्स नहीं है, ये प्रूव किए हुए रिजल्ट्स हैं, लेकिन हमने प्रूव नहीं करने, प्रूव्स हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पर एडिशन लॉज हम सबसे पहले पढ़ेंगे, मतलब वो लॉज जिनमें एडिशन यूज होती है, ठीक है जी। एडिशन वही यूज होती है जो हमने पढ़ी हुई है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही। तो सबसे पहले जी क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ, क्लोजर का मतलब क्लोज से निकला है, क्लोज होना। क्या ख्याल है आपका जी? सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्लोज से निकला है। देखिए सर क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, तमाम नंबर्स ए और बी जो कि रियल नंबर्स हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं। ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। अच्छा ख्याल कीजिएगा, इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। कि अगर दो कोई से भी रियल नंबर्स हैं, कोई से भी, उनको आप ऐड करोगे, ऐड करने से जो नया रिजल्ट बनेगा वो भी रियल नंबर होगा। फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इज ऑल्सो अ रियल नंबर। इस बात को हमने इन शॉर्ट यूं लिखा हुआ, ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। दो रियल नंबर्स पकड़ेंगे, उनको ऐड करेंगे, और जो नया रिजल्ट बनेगा ऐड करने के बाद वो भी रियल नंबर ही होगा, ठीक है। बिलोंग्स का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं आपको कि अगर ए और बी दोनों आर के मेंबर्स हैं तो फिर ए प्लस बी भी आर का मेंबर है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं जी क्लोजर लॉ। इस लॉ को जो है ना हम क्लोजर लॉ बोलते हैं, राइट जी। तो क्या ख्याल है आपका, यहां पर ए और बी कौन से दो रियल नंबर्स पकड़ने हैं आपने? फर्ज कर लें आपने ए को ले लिया 1 और बी को ले लिया 1.2, दोनों रियल नंबर्स हैं। ये रियल नंबर है ना, ठीक है जी। ये रैशनल है, इस वक्त ये भी रैशनल है। आप रैशनल लें या इरैशनल लें, कोई से भी दो नंबर ले लें, आप इन दोनों को ऐड करें, क्या बनेगा 1 प्लस 1.2 यानी कि 2.2, तो ये भी रियल नंबर, ठीक है जी। ये रियल नंबर क्यों बोला? ये भी रैशनल है, और रैशनल है तो ये भी रियल है, तो ये भी चला जाता है। अगर आप a को ले लें स्क्वायर रूट ऑफ 2 और b को भी ले लें स्क्वायर रूट ऑफ 2, अब आप कहें कि ये मैंने a और b दोनों को सेम ले लिया जी। लिखा हुआ है फॉर एनी a b बिलोंग्स टू r, कोई से भी दो रियल नंबर्स a और b। जब मैंने कोई से भी दो कह दिया तो जरूरी नहीं है कि मैंने a और b दोनों अलग अलग ही पकड़ने, भाई मैं a और b को सेम भी पकड़ सकता हूं। याद रखिएगा मैथमेटिक्स में जब कभी भी ऐसा लिखा हो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर या फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, तो ए और बी आपने उस सेट के कोई से भी दो एलिमेंट्स पकड़ने, जरूरी नहीं वो अपने अलग अलग ही पकड़ने, वो सेम भी पकड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो आप इन दोनों को भी पकड़ेंगे। इस वक्त ये दोनों रियल नंबर्स है क्योंकि ये इरैशनल नंबर्स हैं। हर वो नंबर जो रियल है, हर वो सॉरी कट कीजिएगा सर, हर वो नंबर जो रैशनल है वो भी रियल है, हर वो नंबर जो इरैशनल है वो भी रियल है। हमने रियल नंबर पकड़ने देता है, इन दोनों को पकड़ लिया, इन दोनों नंबरों को मैं ऐड करता हूं, क्या बन जाएगा, ऐड हो गई है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाएगा। दिस इज आल्सो अ इरैशनल नंबर, ये इरैशनल नंबर है, लिहाजा ये भी क्या है, ये भी रियल नंबर है। तो मैं कब तक ऐसे अलग-अलग करके एक एक करके ये बात लिखते जाऊंगा, क्योंकि रियल नंबर्स तो इनफाइनाइटली मैनी है, और मैं तमाम पेयर्स के लिए अगर ये बात लिखना चाहूं तो मेरे लिए नामुमकिन है, ठीक है। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स, ठीक है जी। तो मेरे पास इनफाइनाइटली मैनी इस टाइप की क्वेश्चन बन जाएंगे जिनको लिखना मेरे लिए एक अजाब है। तो इसी बात को हमने कैसे लिख दिया, भाई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, चाहे कोई से भी हो दो रियल नंबर्स, उनको ऐड करेंगे, रिजल्ट आपका रियल नंबर्स में ही मिलेगा, ठीक है जी। एडिशन इन अदर वर्ड्स रियल नंबर्स में क्या होती है, क्लोज होती है। क्लोज से मुराद ये है कि एडिशन ने क्लोज ही रहना है। ऐसा नहीं हो सकता कि दो रियल नंबर पकड़ेंगे उनका सम रियल नंबर नहीं रहेगा, रियल नंबर से कहीं बाहर मिल जाएगा, ठीक है जी। वो अल्टीमेटली रियल ही रहेगा, राइट जी। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ। भाई ये जो लॉज हैं ये रियल नंबरों में भी आए हैं, आगे आपने मैट्रिसेस का चैप्टर पढ़ना है, ये मैट्रिसेस में भी आपको मिलेंगे, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी आएंगे,
सेटों में भी आएंगे। अल्टीमेटली आपने इन लॉज की नेचर याद रखनी है। क्लोजर लॉ का मतलब क्या है भाई, ऐड करने से, ठीक है जी, जो नया नंबर बना वो भी रियल नंबर ही है, ठीक है जी। ये जो ऑपरेशन है ये चेंज हो सकता है, इस वक्त एडिशन है, जिस मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। सेटों में जाएंगे तो ये यूनियन भी हो सकता है, मैट्रिसेस में जाएंगे तो ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस भी हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी हो सकता है, ठीक है जी। अल्टीमेटली अपने लास्ट को याद रखना, ये लास्ट के कहते हैं। तो क्लोजर लॉ का मतलब क्लोज रहना, उस गिवन ऑपरेशन के तहत क्लोज रहना। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट को इंटरचेंज कर देना। ये आपने ऐसे याद रखना है कि तीन नंबर्स हैं ए बी सी, ये कोई से भी रियल नंबर्स है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, कोई से भी तीन नंबर्स हैं। तो भाई बी को सी में ऐड कर लो, जो रिजल्ट आए उसको ए में ऐड कर लो, या फिर ए को बी में ऐड करके जो रिजल्ट आए उसको सी में ऐड कर लो। दोनों सूरतों से नंबर आपका बराबर ही रहना है। अब आप मुख्तलिफ नंबर्स लेके ये चेक कर सकते हैं, लाइक ए को 1 लें, बी को लें 3 और सी को लें 4। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी क्या बना, 1 प्लस 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 1 ये क्या बना 8, ठीक है जी। आप ऐसे लिखेंगे ना, 1 एज इट इज, इन दोनों को ऐड किया 7, ये 8 बन गया। अब a प्लस बी प्लस सी, इसको चेक करें क्या बनेगा भैया, 1 प्लस 3 प्लस 4। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लें 4, फिर ये 4, क्या बन जाएगा जी 8। यहां पर भी 8 मिलता है, यहां पर भी 8 मिलता है, इन दोनों का सम बराबर है। तो मैंने तो चेक किया सर 1 3 4 के लिए, आप कोई से भी रियल नंबर्स लेकर इनको चेक कर सकते हैं, चाहे इनको सेव रख के चेक कर लें, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1 रख के चेक कर लें, या आपको लॉ सेटिस्फाई होता हुआ नजर आएगा, ठीक है जी। तो इस लॉ को हमने क्या बोला होगा जी, एसोसिएटिव लॉ। तो याद रखिए ब्रैकेट्स को इंटरचेंज करने वाला लॉ एसोसिएटिव लॉ होता है और ये होल्ड करता है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, इतनी ऑब्वियस बात नहीं होती। ये जो लॉ है एडिशन के लिए होल्ड कर गया, ये लॉ सबट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करना। अगर आप एडिशन की बजाय सबट्रैक्शन यूज कर लें, देखिए a माइनस बी माइनस सी, इसको सॉल्व करें इन्हीं वैल्यूज के लिए, 1 माइनस 3 माइनस 4, तो क्या बनता है 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4, क्या बना माइनस 6। जबकि a माइनस बी माइनस सी, आप चेक करें जरा शाबाश, a की जगह 1, b की जगह जी 3, फिर 4, 1 माइनस 3 माइनस 4 कितना हुआ -1, और आप देख सकते हैं नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। इधर आपको 6 मिल रहा है, इधर आपको 2 मिल रहा है, तो यहां पर ये होल्ड नहीं कर रहा। a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। यहां पर आप ब्रैकेट इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो एडिशन के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कर सकते हैं, वो आगे बढ़ेंगे भी। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं, डिवीजन के लिए भी आप ये नहीं प्रूव कर सकते, डिवीजन के लिए भी आप ब्रैकेट आगे पीछे नहीं कर सकते। ये लॉ डिवीजन में होल्ड नहीं करता, ये लॉ सबट्रैक्शन में होल्ड नहीं करता, ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में करता है, ठीक है जी। तो इस बात का आपने ख्याल करना है। तो उसके बाद जी एडिटिव आइडेंटिटी। भाई रियल नंबर आपने पढ़े, बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव रैशनल इरैशनल अलोंग विद जीरो, जीरो भी रियल नंबर है। अब इन तमाम रियल नंबर्स में से एक रियल नंबर ऐसा है जिसकी क्वालिटी ये है कि उसको किसी भी दूसरे रियल नंबर में ऐड कर देंगे तो रिजल्ट वही रियल नंबर है, यानी इफेक्ट ऑफ दैट नंबर इन एडिशन इज नेग्लिजिबल। वो जो नंबर है, ऐसा नंबर आपने फाइंड करना है जिसको किसी भी दूसरे नंबर में ऐड कर दे तो रिजल्ट वही नंबर रहता है, यानी उसको उस नंबर को ऐड करने का फायदा कुछ नहीं। तो वो कौन सा नंबर है जी, 0। अब जानते हैं एक नंबर ऐसा है जिसको आप किसी भी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर किसी भी रियल नंबर में ऐड कर दें वो 0 है। देयर एग्जिस्ट, ये फॉर ऑल, भाई किसी में भी ऐड करके चेक कर, तमाम के लिए बात नोट करनी चाहिए। देयर एग्जिस्ट 0, देयर एग्जिस्ट जहां पर यूज करना था मैंने बताया था कि जहां पर देयर एग्जिस्ट यूज करेंगे कुछ नंबर्स होंगे जी। अब कुछ कितने, वो सारे भी हो सकते हैं, ठीक है जी, और वो एक भी हो सकता है,
एक के लिए ये बात होल्ड करे तो भी ठीक है, तमाम के लिए बात होल्ड करे तो भी ठीक है, देयर एग्जिस्ट में ये सारी बातें आ जाती हैं। लेकिन इस वक्त वो एक ही ऐसा नंबर है, जीरो, द वन एंड ओनली वन, जीरो, जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ठीक है जी, आइए देखते हैं कैसे। भाई जीरो को आप 2 में ऐड करो तो क्या जवाब आना, 2 ही आना। 2 में जीरो को ऐड कर दो तब भी भैया 2 ही आना। ठीक है जी, अगर आप चाहें कि जीरो के अलावा कोई और नंबर आपको मिल जाए जिसको 2 में ऐड करें तो जवाब 2 ही आए, तो ये मुमकिन नहीं है, सिर्फ जीरो ने ही ये रोल प्ले करना है। ठीक हो गया जी। तो मैं बता चुका हूं आपको, देयर इसमें एक भी आ सकता है, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, यहां पर वो एक ही है। तो फॉर ऑल तमाम नंबरों के लिए आप चेक करना चाह रहे हो तो 2 के लिए भी ये काम कर रहा है, भैया इसको 3 में जमा करोगे तब भी जवाब 3 ही आना है। जीरो इन नंबरों में ऐड होके इन नंबरों की नेचर पर कोई फर्क नहीं डालेगा। तो इस टाइप का नंबर क्या होगा जी, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है जी, क्या होगा जी, आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी इस नंबर को बोलेंगे। ठीक है जी, अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए काम करेंगे तो वहां पर जो नंबर मिलेगा जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो उसको बोलेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जो ऑपरेशन होगा उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से हम बात करेंगे कि हम किस आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एडिशन है तो जीरो है जी वो नंबर जिसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। इस नंबर का काम क्या है, इस नंबर को आप किसी भी दूसरे नंबर में ऐड कर दोगे, फॉर ऑल तमाम के लिए ऐसा होना चाहिए, किसी एक के लिए नहीं, सब के लिए। तो a प्लस 0 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 प्लस a। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, जब भी याद रखिएगा इनवर्स का नाम आया तो आइडेंटिटी के बगैर आप इनवर्स की बात नहीं कर सकोगे। मैं आपको फिर बता दूं, हमने आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, हमने मैट्रिसेस वाले चैप्टर में भी ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, हमने सेकंड चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें सेटों में भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, आगे ग्रुप्स आएंगे उनमें भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। यानी ये जो प्रॉपर्टीज हैं कुछ इस टाइप की प्रॉपर्टीज हैं, बस एलिमेंट्स चेंज होते जाएंगे और ऑपरेशन चेंज होते जाएंगे, प्रॉपर्टीज की नेचर ही रहेगी। तो इनवर्स जब भी आपके लिए बात आई इनवर्स की, तो इनवर्स के लिए सबसे पहले आप उस ऑपरेशन के तहत यानी उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट अपने ज़हन में लिया। यानी सबसे पहले मैंने इनवर्स की बात की है तो सबसे पहले आप ये देखें कि सेट कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सेट है रियल नंबर्स का सेट। तो रियल नंबर्स के एलिमेंट्स को ज़हन में लें। फिर ऑपरेशन जो इस वक्त यूज हो रहा है वो कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है जी, एडिशन का। एडिशन को भी फौरी तौर पर ज़हन में लें और अब उस सेट में मौजूद एडिशन के रिस्पेक्ट से जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ज़हन में लें, वो क्या है जी, 0। तो इनवर्स लिखा हुआ है तो इनवर्स को समझने से पहले हमें 0 को ज़हन में लाना चाहिए। ठीक है जी, 0 के बगैर इनवर्स की बात हम नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया जी। तो इनवर्स का क्या मतलब होता है ये देखिए, फर्ज कर लें 5 है, आप 5 का इनवर्स निकालना चाह रहे हो। ठीक है जी, इनवर्स निकालने का मतलब ये है कि ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन, तो यहां एडिशन लगानी। अब ये इनवर्स है 5 का जो आपने फाइंड करना है। ये ऐसा नंबर है जिसको आप 5 में ऐड करें तो जवाब क्या है, बोला जवाब है आइडेंटिटी। क्या है, आइडेंटिटी। कौन सी वाली आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो 1 भी है लेकिन वो अंडर मल्टीप्लिकेशन है, आइडेंटिटी 0 भी है वो अंडर एडिशन है। हम जो एडिशन की बात करें तो मैंने आपसे कहा पहले ही कहा था कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट पहले ही में नहीं है, वो 0। तो वो ऐसा नंबर है जी उसका इनवर्स प्रॉपर्टी ये होगी उसकी कि उसको आप 5 में ऐड करें तो जवाब एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 होना चाहिए। वो कौन सा नंबर है, इसका नेगेटिव यानी -5। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ 5 इन आर। क्योंकि 5 को -5 में आप ऐड करेंगे भैया तो जवाब क्या मिलने वाला आपको, 0। चाहे आप -5 को 5 में ऐड कर लें उस सूरत में भी जवाब आपको 0 मिलने वाला। ठीक है जी, 5 पहले रख लें या -5 पहले रख लें, ऐड करने से आपको आंसर क्या मिलना चाहिए, 0। तो क्या सिर्फ 5 का इनवर्स मिलता है, नहीं भैया, हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिलता है। यानी अगर आप -7 का इनवर्स चाहेंगे कि इसका इनवर्स क्या है तो क्या है भाई आप इसको 7 में ऐड कर दो, 7 भी रियल नंबर है, -5 भी रियल नंबर है।
जो इनवर्स निकालने जा रहे हैं ना इसका, वो होना रियल नंबर्स के सेट में चाहिए। -7 के लिए 7 एक रियल नंबर ही है, दोनों को ऐड करके क्या आता है? 0 आता है। तो 7 भी जो -7 है उसका क्या लगता है वाला? इनवर्स लगता है। और ये दोनों ही एक दूसरे के इनवर्सेस लगते हैं, यानी -7 7 का इनवर्स है और 7 जो है वो -7 का इनवर्स है अंडर एडिशन, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके 0 आ रहा है। 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स आपको ऐसे ही मिल जाएगा। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसका आपको इनवर्स ना मिले। क्या 0 का इनवर्स नहीं होगा? हाँ, देखने में ऐसे लगता है कि 0 का इनवर्स भी नहीं होगा, लेकिन 0 का भी इनवर्स मिलेगा आपको। 0 का आपने इनवर्स तलाश करना है जी, ऐसा नंबर यहां पर तलाश करना है जिसको 0 में ऐड करके आपको एडिटिव आइडेंटिटी, वो क्या है? वो भी 0 ही है, 0 में। तो भाई कौन सा मुश्किल काम है? 0 को किस नंबर में जमा करेंगे? जवाब 0 है भाई, 0 ही है। तो 0 का इनवर्स 0 ही होगा, और वो एलिमेंट जिसका इनवर्स वो खुद ही हो, हम ऐसे एलिमेंट को बोला करेंगे सेल्फ इनवर्स। बहरहाल वो बात की बात है, ठीक है जी। आपको यहाँ पर ये बता रहा हूं मैं, हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिल रहा है रियल नंबर्स में, ठीक है जी, अंडर एडिशन। ओके जी, इसको बोलेंगे इनवर्स प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ का जब भी जिक्र आए, जब भी लिखा हो आपको नजर आए ये वर्ड कम्यूटेटिव, मतलब यहां पर तरतीब आगे पीछे करने वाला काम होता है। जब भी एसोसिएटिव लॉ की बात हो, मतलब 3 नंबरों के लिए ब्रैकेट आगे पीछे करने वाला काम होगा। जब भी कम्यूटेटिव लॉ की बात हो तो फिर 2 नंबरों के लिए आपने तरतीब आगे पीछे वाला काम करना है। अब कुछ लोगों को ये ब्रैकेट आगे पीछे करना तरतीब ही लगती है कि तरतीब चेंज करनी, नहीं, ब्रैकेट आगे पीछे करने का मतलब तरतीब चेंज नहीं है। तरतीब देखें, ऑर्डर ये है A B C, यहां पर देखें पहले A है, फिर B है, फिर C है। यहां पर देखें तो पहले A है, फिर B है, फिर C ही है, ऑर्डर भी चेंज किया होगा, ब्रैकेट इंटरचेंज की हुई है, ब्रैकेट यहां थी तो यहां लगा दी, दोनों का रिजल्ट बराबर। लेकिन अब हम इन एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज करने की बात कर रहे हैं। क्या एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज करके भी जो रिजल्ट बनते हैं वो सेम होते हैं? बिल्कुल सेम होते हैं। देखिए 1 को 3 में ऐड किया तो क्या मिला? 4। भैया 4 को 3 में ऐड करें तो क्या मिलने वाला? तब भी 4 मिलने वाला, बात आपको पता है। और सिर्फ इन एलिमेंट्स के लिए, यानी 1 और 3 के लिए नहीं है। जल्दी होगी सर, दोबारा जी 1 को 3 में ऐड करके कट करना है सर, यहां तो गलती होगी। 1 को 3 में ऐड करके 4 आता है, भैया 3 को 1 में ऐड करने से क्या आता है? तब भी 4 आता है। तो 1 को 3 में ऐड कर लो, 3 को 1 में ऐड कर लो, पहले 1 है या पहले 3 है, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, और सिर्फ 1 और 3 के लिए नहीं करती है, तमाम रियल नंबर्स के लिए करती है भैया, ठीक है जी। तो देखिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, तमाम रियल नंबर्स के लिए a प्लस b, b प्लस a, अब ऑर्डर चेंज कर देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, राइट जी।